दोस्तों ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का नेक्स्ट वीडियो है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात की थी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं पहले। तो दोस्तों मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि हेलियम हुआ, आर्गॉन हुआ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है दोस्तों? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। फिर आता है दोस्तों डाई एटॉमिक गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल दिखता है आपको, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे उसके मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है दोस्तों? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर ना करो तो। ओके, इफ़ द वाइब्रेशंस आर नॉट कंसीडर्ड, अगर वाइब्रेशन को आप कंसीडर नहीं करते हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। लेकिन अगर वाइब्रेशंस को आपको कंसीडर करना हो, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये जो एटम्स है ये वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के वाइब्रेशंस करेंगे। यहाँ पे ये एटम ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये एटम ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही तरह का वाइब्रेशन हो रहा है, एक ही मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए दोस्तों 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो, वाइब्रेशंस आर कंसीडर्ड, तो यहाँ पे जो डाई एटॉमिक गैस है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कंसीडर करना होगा 7। अगर वाइब्रेशंस को नहीं कंसीडर करते हो तो 5, अगर वाइब्रेशन होगा तो एक ही मोड का वाइब्रेशन होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पे 7। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों पॉली एटॉमिक गैस के बारे में, जैसे कि हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ठीक है, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पॉली एटॉमिक गैस होता है इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये होता है दोस्तों 6, अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर नहीं करते तब। ठीक है, तो अगर आप वाइब्रेशंस को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं तो पॉली एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 6 होता है। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो, वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो यहाँ पे, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? कितने मोड ऑफ वाइब्रेशंस है ये आपको यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे तो एक ही मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ये इस प्रकार का वाइब्रेशन करेगा। यहाँ पे कितने मोड ऑफ वाइब्रेशन है आपको नहीं पता है। तो सपोज एफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, यहाँ पे मोड ऑफ वाइब्रेशंस, एफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 से बढ़ता है, तो एफ के लिए कितने से बढ़ेगा? 2f से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा पॉली एटॉमिक गैस के लिए वो 6 + 2f हो जाएगा। अब दोस्तों ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो दोस्तों ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं वो लॉ होता क्या है। तो लॉ क्या है देखिए दोस्तों, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी गिवन टू मॉलिक्यूल इज सेम एंड इज इक्वल टू ½ kBT। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास यहाँ पर कोई भी एक गैस है, ओके, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अगर आप इसको एनर्जी देते हो, मान लेते हैं हीट के थ्रू एनर्जी देते हो, तो इस एनर्जी को नेचर क्या करता है दोस्तों? इक्वल पार्ट में बांटता है। कितने इक्वल पार्ट में बांटेगा? जितने उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने पार्ट में बांटेगा, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kBT इतनी एनर्जी असाइन करेगा उसको। ठीक है, तो सपोज अगर ये मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है जैसे कि हेलियम, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? अगर आप यहाँ पे एनर्जी दोगे तो ये मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जी आप दे रहे हो दोस्तों, इस एनर्जी को 3 पार्ट में बांटा जाएगा। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3 पार्ट में बांटा जाएगा। ओके, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kBT एनर्जी असाइन की जाएगी। तो फिर किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी एटम की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ना। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? ½ kBT एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्लस ½ kBT दूसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्लस ½ kBT तीसरे डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। तो उस मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोस्तों? ये होगी ½ kBT प्लस ½ kBT प्लस ½ kBT। ये क्या होती है दोस्तों? 3/2 kBT, जहाँ पे kB क्या होता है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और T मतलब टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट स्केल के अंदर। ओके, मतलब अगर मोनो एटॉमिक गैस है, यहाँ पर फिर से मैं आपको ये बताता हूँ, मतलब मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है। ठीक है, तो उसका जो एटम है उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ये 3 डायरेक्शन में भागेगा, x डायरेक्शन में भागेगा, y डायरेक्शन में भागेगा, z डायरेक्शन में भागेगा। ओके, मतलब इसके अंदर x डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, प्लस y डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, प्लस z डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। मतलब इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नेचर क्या करेगा? जो भी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, और ईच पार्ट के लिए कितनी एनर्जी देगा? ½ kBT, यहाँ पे भी ½ kBT प्लस ½ kBT। ओके, मतलब आपने 30 जूल एनर्जी दी उसको, तो 10 जूल यहाँ पे, 10 जूल यहाँ पे, 10 जूल यहाँ पे होगी। ये होगी उसके अंदर टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसका टोटल कितना होता है दोस्तों? ये होता है 3/2 kBT। तो फिर दोस्तों डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा? देखिए यहाँ पे डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा? डाई एटॉमिक गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस। तो दोस्तों डाई एटॉमिक गैस में अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो, वाइब्रेशंस को आप पहले नहीं कंसीडर करते,
आर नॉट कंसिडर्ड, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है दोस्तों? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, ठीक है। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी कितनी होगी? हाफ KBT असाइन होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ KBT एनर्जी असाइन होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कितनी होगी? 5/2 KBT इतनी होगी, ठीक है। ये कब? जब वाइब्रेशंस आप नहीं कंसिडर करते हो तब। लेकिन हायर टेम्परेचर्स पे आपको क्या करना होता है? वाइब्रेशंस को कंसिडर करना होता है, ठीक है। सो इफ़ यू कंसिडर द वाइब्रेशंस आर कंसिडर्ड, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू व्हाट? 7। डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों? 7 पार्ट में बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी यहाँ पे? 7 पार्ट में बढ़ जाएगी, ओके। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगा यहाँ पे? हाफ KBT एनर्जी असाइन होगी। तो अगर वाइब्रेशन कंसीडर करते हो तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कितनी होगी यहाँ पे? 7/2 KBT हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों पॉली एटॉमिक गैस के बारे में। तो पॉली एटॉमिक गैस जैसे कि अमोनिया होता है दोस्तों, ओके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है? वाइब्रेशंस अगर आप नहीं कंसीडर करते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दोस्तों उसका 6, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर उस मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोस्तों? टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वो 6 पार्ट में बढ़ जाएगी और हर पार्ट के लिए हाफ KBT इतनी एनर्जी असाइन होगी। तो ये देखिए 6/2 KBT मतलब क्या? 3 KBT। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है पॉली एटॉमिक गैस की इतनी होगी, उसके मॉलिक्यूल की, ठीक है। अगर आप वाइब्रेशंस को कंसीडर नहीं करते हो तब। लेकिन जब आप वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है यहाँ पे? डिग्री ऑफ फ्रीडम दोस्तों यहाँ पे हो जाता है 6 + 2F। F मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएगा। और अगर दोस्तों मोड ऑफ वाइब्रेशन 2 हैं तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे। मतलब ये फॉर्मूला सही है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, अगर आप वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो तो। जहाँ पे F क्या है? मोड ऑफ वाइब्रेशंस होता है, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 + 2F है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी दोस्तों? यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी 6 + 2F पार्ट्स में, नंबर ऑफ पार्ट्स में। और हर पार्ट के लिए हाफ KBT इतनी एनर्जी उसको असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे 6 + 2F डिवाइडेड बाई ये 2 KB × T। अगर ये 6 + 2F को आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे आएगा F, ठीक है। सो 3 + F KBT। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इतनी, 3 + F KBT। तो यही है दोस्तों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ओके। अब दोस्तों आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है, जिस कंसेप्ट का नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इस कंसेप्ट को दोस्तों आपने लास्ट ईयर क्लास 11th में चैप्टर नंबर 7 जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसमें पढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर अच्छे से आपको समझना है तो 11th का जो चैप्टर नंबर 7 में अपलोड कर रहा हूँ वहाँ पे जाकर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंसेप्ट देख सकते हो। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S लेटर से दिखाई जाती है और इसका यूज़ क्या है मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है दोस्तों, ओके, कोई भी सब्सटेंस है जिसका मास m है और इसका टेम्परेचर अगर आप यहाँ पे ΔT से चेंज करते हो तो इसको कितनी हीट देनी होगी, ओके, ये आप निकाल सकते हो अगर उस सब्सटेंस की आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है तो। ये कैसे निकलेगी दोस्तों? हीट निकलेगी m × S × ΔT, ये इक्वेशन से निकलेगी। इसको दोस्तों हीट इक्वेशन बोला जाता है, इसको हीट इक्वेशन बोला जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस है दोस्तों, उस सब्सटेंस को आपने कितनी हीट दी हुई है ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? MS ΔT। ΔT मतलब उसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, m मतलब उसका मास, ओके। और S क्या होता है दोस्तों? S होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके। अब जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो हमें गैसेस की ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो पढ़नी है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S लेटर से दिखाई जाती है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन तो गैस के लिए भी वही होगी, थोड़ा सा चेंज होगा। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। मतलब 1 kg मास का टेम्परेचर, कोई भी एक सब्सटेंस है, ओके, 1 kg का सब्सटेंस है यहाँ पर, उस 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे कितनी हीट देनी होगी, उस हीट को, उस अमाउंट ऑफ हीट को दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो हीट इक्वेशन क्या होता है दोस्तों? हीट इक्वेशन देखिए Q = MS ΔT होता है। यहाँ से S के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? S = Q डिवाइडेड बाय M × ΔT,
ओके। और किसी सब्सटेंस का अगर मास 1 kg है यहाँ पर, तो क्या होगा देखिए, S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय सब्सटेंस का मास है 1 kg और उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होता है तो आपको जो भी मिलता है यहाँ पे दोस्तों वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे निकालोगे? मान लेते हैं आपके पास आयरन है, ठीक है, आयरन की आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 1 kg का आयरन लेना होगा और उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करना होगा। उस 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए इसको आपको कितनी हीट देनी होगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। और ये सभी जो सब्सटेंस हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, वाटर, ये सभी चीज़ के लिए साइंटिस्ट लोगों ने जो है ना ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के रखी हुई है, आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। तो ये तो हुई दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो एस लेटर से दिखाई जाती है। यहाँ पे अगर सब्सटेंस आप केजी में लेते हो, ठीक है, तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। अगर यही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप मोल में लेते हो तो उसको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है और वो सी लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई दोस्तों? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हुई? ये सी लेटर से दिखाई जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस लेटर से दिखाते हैं, तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी लेटर से दिखाते हैं। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी लेटर से दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर 1 मोल लेते हो आप, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दोस्तों अगर आप 1 मोल लेते हो तो जो भी आपको मिलेगा वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन कैसे लिखोगे दोस्तों? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर से एक बार देखिए दोस्तों डेफिनेशन, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केजी में लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 1 मोल अगर सब्सटेंस लेते हो उसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करते हो तो कितनी हीट देनी होगी, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दोस्तों वो सी लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सॉलिड और लिक्विड के केस में सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, ओनली 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, लेकिन अगर आप गैस कंसीडर करते हो दोस्तों तो वहाँ पे 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होंगी और 2 मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होंगी। कैसे, हम देखते हैं। तो अगर दोस्तों आपको सॉलिड को हीट करना है, ठीक है, सॉलिड को आपको हीट करना है, तो 1 kg सॉलिड को आप कैसे हीट करोगे? डायरेक्टली ऐसे ही हीट करोगे ना। ओके, अगर आपको लिक्विड को हीट करना है 1 kg, तो आप एक ही तरीका है लिक्विड को हीट करने का। ठीक है, इसको हीट देने का एक ही तरीका है, डायरेक्टली हीट देनी होगी। लेकिन दोस्तों गैसेस में हीट हम दो प्रकार से दे सकते हैं। ठीक, तो गैस के केस में दोस्तों हीट देने के 2 तरीके हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड में आप डायरेक्टली हीट दोगे, गैस के केस में हीट करने के दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक होता है दोस्तों एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप हीट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रख के आप उसको हीट कर सकते हो। इसीलिए इसके अंदर दोस्तों 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करने का मतलब क्या है दोस्तों? आपके पास ऐसा कंटेनर होना चाहिए, ओके, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो सके। जैसे आपके घर में जो प्रेशर कुकर होता है विदाउट सीटी वाला, यहाँ पे सीटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक प्रेशर कुकर है जो इसका ढक्कन फिक्स है, इसके अंदर गैस है मान लेते हैं। ठीक है, और आप इसको हीट कर रहे हो, तो जब आप इसको हीट करोगे दोस्तों तो ये हीटिंग क्या कहलाएगा? यहाँ पे जो भी गैस है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? वॉल्यूम तो फिक्स है, इसीलिए दोस्तों इसको कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग बोला जाता है। हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग क्या होता है? तो सपोज़ दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक ऐसा कंटेनर है जिसका जो ढक्कन है वो मूव हो सकता है। ठीक है, मूवेबल ढक्कन है, जिसको कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर छोटा सा पिस्टन है और ये जो है ना ये मूव कर सकता है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब इसके अंदर गैस है, मान लेते हैं आप इसके अंदर गैस है दोस्तों, और आप इसको क्या कर रहे हो? आप इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, आप इसको यहाँ पे हीट कर रहे हो। तो ये हीटिंग कांस्टेंट प्रेशर क्यों कहलाता है? क्योंकि दोस्तों ये ढक्कन देखिए ये मूवेबल है। जब आप इसको हीट करोगे यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा, ये जो ऊपर का ढक्कन है ये ऊपर मूव हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रेशर को बढ़ने नहीं देगा। प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा लेकिन तब तक क्या होगा? ये ऊपर का जो ढक्कन है ये ऊपर मूव हो जाएगा, इसलिए यहाँ का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो ये कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग कहलाता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों गैस के केस में 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ होंगी। पहली क्या होगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इसको बोलेंगे एस वी। ओके, ये एस वी लेटर से दिखा जाता है। ये जो वी सफिक्स यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, और दूसरा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो क्या होगा दोस्तों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट होगा यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर, और वो दिखाया जाएगा दोस्तों एस पी लेटर से। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? डेफिनेशन तो वैसी ही होगी। इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये सिर्फ आपको अलग से लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना होगा दोस्तों? इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस
बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख के बताता हूँ मैं आपको। सो इसकी डेफिनेशन देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी बोल सकते हो, व्हेन इट इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब 1 kg का गैस अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत होगी, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन व्हेन इट इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब 1 kg का गैस है, आप कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए कितनी हीट की जरूरत होगी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनको दोस्तों प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी बोला जाता है। अगर यहाँ पे मास आप kg में कंसिडर करोगे तो इनको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज बोला जाता है और ये एस लेटर से दिखाए जाते हैं। जैसे सॉलिड और लिक्विड के केस में दोस्तों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, वैसे ही यहाँ पे दोस्तों मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर दोस्तों यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको आप मोल में लोगे, 1 मोल लोगे, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस kg में है ना, यहाँ पे अगर आप 1 kg के जगह पर आप यहाँ पे 1 मोल लोगे तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए दोस्तों, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ 1 kg के जगह पे यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 मोल लिखना है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो CV लेटर से दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम मॉलिक्यूलर लेवल की स्टडी कर रहे हैं तो हमें ये ज़रूरी है, मोलर स्पेसिफिक हीट ज़रूरी है। ठीक है, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो डेफिनेशन आप अपने आप से लिखो यहाँ पर। अब दोस्तों ये CV और SV इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको याद रखना है। वो रिलेशन क्या है, CV इज इक्वल टू m0 SV। ठीक है, ये m0 क्या होता है दोस्तों, ये मोलर मास कहलाता है, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हो। तो अगर आपको किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है और उसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास आपको पता है दोस्तों, तो आप उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये निकाल सकते हो CV, ये फॉर्मूला यूज़ करके। जो रिलेशन इनके बीच में है दोस्तों, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों CP इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, CP इज इक्वल टू क्या होगा, m0 इंटू ये होगा SP। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, जहाँ पे m0 होता है मॉलिक्यूलर वेट या फिर आप उसको मोलर मास भी बोल सकते हो। तो अब हमने देखा दोस्तों CV क्या होता है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इन दोनों के बीच भी एक रिलेशन है दोस्तों, जिसको कि मेयर्स रिलेशन नाम से जाना जाता है। तो ये मेयर रिलेशन क्या है, ये मेयर रिलेशन है दोस्तों CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, मतलब किसी भी गैस के लिए CP की जो वैल्यू है और CV की जो वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो R के बराबर होता है। ओके, R मतलब क्या, R की वैल्यू आपको पता है, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये मेयर रिलेशन आया कैसे, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें यहाँ पे अलग अलग गैसेस के लिए, जैसे मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए CP और CV का हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशो भी बोला जाता है, रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, जो गैमा लेटर से दिखाया जाता है। इस गैमा को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों मोनो एटॉमिक गैस के लिए ये रेशो क्या होता है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP डिवाइडेड बाई CV कितना होता है, ये जानने से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी गैस के लिए CV की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है दोस्तों डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, CV की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है दोस्तों, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। तो उसके लिए CV की वैल्यू को क्या हो जाएगी, CV विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। तो CV तो हमें मिल चुका है दोस्तों, अगर इसको आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपको CP भी मिल जाएगा। सो पुट इन दिस मेयर रिलेशन, व्हाट यू विल गेट, पुट इन इक्वेशन 1, व्हाट यू विल गेट, क्या मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पे, CP माइनस 3/2R इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे R। ठीक है, तो इसके आगे क्या लिखोगे, ये इसको उधर भेजते हैं, देयरफॉर CP विल बी इक्वल टू R प्लस 3/2R। R प्लस 3/2R क्या होता है दोस्तों, ये 1.5 है और ये 1, मतलब क्या होगा यहाँ पे 5/2R हो जाएगा। ठीक है, तो CP क्या होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए 5/2R और CV कितना होता है दोस्तों, ये होता है 3/2R। तो यहाँ से दोस्तों CP बाई CV का रिलेशन क्या होगा, CP बाय CV, ये रेशो क्या होगा,
गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, देखिए 5/2r, 5/2r डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे 3/2r, r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रेशो आपको मिलेगा 5/3। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए दोस्तों Cp की वैल्यू और Cv की वैल्यू का जो रेशो होता है वो 5:3 होगा। तो हमेशा दोस्तों Cp की वैल्यू Cv से ज़्यादा होती है, क्यों होती है उसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों डाई एटॉमिक गैस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं मेयर रिलेशन लिख के लेता हूँ, Cp माइनस Cv होता है R, और किसी भी गैस के Cv निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। अब दोस्तों डाई एटॉमिक गैस के लिए हम Cp डिवाइडेड बाई Cv का रेशो निकालते हैं, ठीक है। सो गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है अगर आप वाइब्रेशंस को कंसीडर नहीं करते, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दोस्तों 7 अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस को कंसीडर करते हो। तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब विदाउट वाइब्रेशन ये केस के लिए दोस्तों Cv की वैल्यू क्या होगी, Cv विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा यहाँ पे 5/2 इंटू हो जाएगा R। तो अगर Cv की वैल्यू इतनी है तो इसको अगर इक्वेशन 1 में आप पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, देन व्हाट यू विल गेट Cp minus this 5/2r is equal to R. Now if you take this 5/2r on that side, what you will get, Cp is equal to R plus 5/2r. So 1r plus 5/2r कितना होता है दोस्तों, ये हो गया 2.5, उसमें 1 मिलाते हो तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 मतलब 7/2r हो जाएगा। तो Cp की जो वैल्यू है वो 7/2r मिलेगी आपको, Cv की वैल्यू 5/2r। तो दोस्तों ये रेशो जो है गामा Cp डिवाइडेड बाई Cv ये क्या होगा, 7/2r डिवाइडेड बाई 5/2r, 7/2r डिवाइडेड बाई 5/2r, ठीक है। तो ये R से R 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रेशो आपको मिलेगा 7/5, ठीक है। अब यहाँ पे विथ वाइब्रेशन क्या होता है दोस्तों, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 7, तो ये Cv की वैल्यू क्या होगी, Cv विल बी इक्वल टू 7/2r हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। सो इफ़ यू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, Cp, देखिए ये Cp माइनस 7/2r हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू R। अगर ये 7/2r उधर जाता है तो ये क्या होगा, Cp इज इक्वल टू R प्लस 7/2r, R प्लस 7/2 मतलब क्या होगा, ये 4.5 मतलब क्या होगा 9/2r हो जाएगा, ठीक है। अब रेशो क्या होगा दोस्तों, दोनों का रेशो जो है वो क्या होगा, Cp डिवाइडेड बाई Cv विल बी इक्वल टू वॉट, 9/2r 7/2r, क्या होगा ये 9/7 हो जाएगा, Cp डिवाइडेड बाई Cv, ठीक है। तो डाई एटॉमिक गैस के लिए अगर वाइब्रेशन आप कंसीडर करते हो तो Cp डिवाइडेड बाई Cv का रेशो ये होता है, और अगर डाई एटॉमिक गैस के लिए वाइब्रेशन आप नहीं कंसीडर करते तो Cp डिवाइडेड बाई Cv का रेशो होता है 7/5, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों पॉली एटॉमिक गैस के बारे में। तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए दोस्तों क्या होता है, देखिए, तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशन को नहीं कंसीडर करते, विदाउट वाइब्रेशन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6, ओके। और अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशन को कंसीडर करते हो विथ वाइब्रेशन, तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे दोस्तों मोड ऑफ वाइब्रेशन पता नहीं होते, ठीक है, तो उसको हम f एज्यूम करते हैं। तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 6 + 2f हो जाएगा। एक मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2 मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 4, 3 मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए 6, ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब Cv का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए Cv का फॉर्मूला इस केस के लिए क्या होगा, Cv इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2r, 6 डिवाइडेड बाई 2r मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 3r हो जाएगा। तो Cv 3r होगा, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर Cp कितना मिलेगा, देयरफॉर Cp इज इक्वल टू व्हाट, ये उधर जाने के बाद 3r + r मतलब क्या होगा यहाँ पे 4r। तो यहाँ से दोस्तों Cp डिवाइडेड बाई Cv का ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपको 4/3 मिलने वाला है, 4r/3r, r कैंसिल हो जाएगा और ये आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब विथ वाइब्रेशन के लिए क्या होता है दोस्तों, विथ वाइब्रेशन के लिए ये जो Cv की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6 + 2f डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों ये 2 इंटू ये r, ठीक है। तो इसको अगर आप देखिए 2 से डिवाइड करते तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 3, 2f डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा f। सो 3 + f इंटू r होगा, ये Cv की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 + f इंटू r। इसको अगर इक्वेशन 1 में पुट करना है तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए Cp माइनस ये 3 + f इंटू r इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर r। इसको अगर आप उधर भेज देते हो तो आपको क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल टू r, ये प्लस हो जाएगा वहाँ पे 3 + f इंटू r, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे r के साथ क्या है 3 + f, यहाँ पे r के साथ क्या है 1 है, ठीक है। तो अगर r आप कॉमन लेते हो यहाँ पे तो Cp की वैल्यू क्या मिलेगी, r अगर कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 + 3 + f, 1 + 3 + f, ठीक है। सो r इंटू 1 + 3 क्या होगा यहाँ पे 4 + f हो जाएगा, ठीक है। तो ये Cp की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 4 + f इंटू r। Cv की वैल्यू क्या है 3 + f इंटू r, Cp की वैल्यू आपको मिल चुकी है 4 + f इंटू r। तो ये जो रेशो है Cp डिवाइडेड बाई Cv का ये क्या होगा दोस्तों 4 + f इंटू r
डिवाइडेड बाई 3 प्लस एफ इंटू आर से आर हो जाएगा कैंसिल, और ये रिलेशन आपको मिलेगा दोस्तों 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाई 3 प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये जो मेयर रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये आया कहाँ से, इसके बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।